गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हैं मिशन यूपीएससी यूपीपीएससी स्टेट जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2021। आपको बताऊं कि अब कार्यक्रम मूलतः 25 से 30 दिनों का था और हमने सोचा था कि 4-4 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन एग्जामिनेशन एक्सटेंड हुआ और हमने भी इस प्रोग्राम का विस्तार कर दिया कि और विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आपको बता दूं कि यह पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन वाले जो संस्थान हैं अब शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उनके लिए एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी का एक नया सोर्स जनरेट करना। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को जोड़े। आपके भाई बंधु हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ उनको भी मिलना चाहिए, है ना। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म शौर्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। मिशन यूपीएससी यूपीपीएससी स्टेट पब्लिक के नाम से जो 2 प्लेलिस्ट हैं, हिस्ट्री है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन है, अब तो करंट अफेयर्स की भी एक प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है। उस पर व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से चर्चा हो रही है। आप लोगों को क्या करना है कि उसे रिवाइज करते जाना है और अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि जिन मुद्दों पे हमने यहाँ से चर्चा की उस पर आप सवाल नहीं गलत करेंगे। याद रखिएगा, इस समय बीपीएससी का भी एग्जाम होगा, अदर कमीशंस के भी एग्जामिनेशन होंगे, सारे एग्जामिनेशन इसी से कवर अप हो जाएंगे। केवल आपको उस स्टेट का आपको स्पेशल अलग से पढ़ना होगा, राइट। तो हम लोग आज की क्लास में आते हैं। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में कल्चर के बाद जो शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 18वीं शताब्दी पे चर्चा करनी शुरू की है, 18th सेंचुरी पे, मॉडर्न इंडिया पे। और आपको बताया है कि हम मॉडर्न इंडिया को कैसे सिर्फ 2 भागों में देखते हैं, 1707 से 1857 तक, जिसमें औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण हुआ। एक फिगर हमने आपको बनाया था और उस फिगर में कई सेक्शन की हमने विस्तृत चर्चा भी की थी। आइए सबसे पहले उस फिगर पे एक नज़र डालते हैं। आपको एक बार फिर बता दूं, 18th सेंचुरी का विश्लेषण करना एक बहुत ही बौद्धिक कार्य है और हमने आपको इस विषय पे एक मेंस ऑप्शनल के दृष्टिकोण से भी एक वीडियो अपलोड किया है और इसीलिए पब्लिक किया है कि आप लोगों को पता चले कि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। आपको एक एग्जामिनेशंस के डिमांड के अनुरूप उस टॉपिक को तैयार करना होगा। तो मेंस में कैसे देखना है और प्रीलिम्स में कैसे देखना है, आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्चुअली जो है आप स्ट्रांग तो होंगे ही होंगे, आपको अंतर भी पता चलेगा। आपको बता दूं कि अब चूंकि 4-5 महीने का एक्सटेंशन हो चुका है, इसलिए जो विद्यार्थी ऑप्शनल नहीं रखे हैं उनको भी ऑप्शनल देख लेना चाहिए। और यहाँ से इस एकेडमी से हिस्ट्री और सोशियोलॉजी 2 ऑप्शनल्स फिलहाल चल रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम और भी ऑप्शनल्स इसमें जोड़ें, लेकिन फिलहाल ये 2 ऑप्शनल जुड़ रहे हैं। जो विद्यार्थी जुड़ना चाहें यहाँ से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एकदम निश्चिंत रहें, यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो एथेंटिक होगा, है ना। विज्ञापन भले नहीं होगा लेकिन गुणवत्ता के आधार पर कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एक चीज आपसे बार बार अपील करता हूं कि आप सभी लोग लाइव आने का प्रयास करें। लाइव आने से क्या होता है, प्रीमियर पे जो क्लासेज उपलब्ध हैं उसमें ये फायदा रहता है कि आप अपने प्रश्न रखोगे तो हम तुरंत उसका उत्तर देंगे, है ना। और हमें खुशी होगी कि अगर आपके किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दे पाएंगे तो हम अगले लेक्चर्स में उसको टेकअप करेंगे, अगर कोई बहुत क्रिटिकल सवाल हुआ। वैसे तो कोई सवाल छूटने वाला नहीं है, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और आप पुराने क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो सारे प्रश्न इसी से आएंगे और नए वाले भी इसी से आएंगे। तो आप निश्चित रूप में क्या कहते हैं कि विश्वस्त हो सकते हैं और सबको लाइव में आना चाहिए। फिलहाल अगर लाइव कार्यक्रम छूट भी जाए तो ये वीडियो उपलब्ध है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक ही उपलब्ध रहेगा, ये भी आपको बता दूं, बाकी सारे मैं हटा दूंगा इसके बाद। तो आप कमेंट में भी अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। तो अब तक की जो क्लास में हमने परिचर्चा की, सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य के पतन की हमने बात कर ली। ये क्लास उपलब्ध भी है, जो लोग लेट से जुड़े हैं उसे जरूर देखना चाहिए।
यूरोपीय कंपनियों का हमने यहाँ पे दो सेक्शन में बांटा। एक तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा, उसके बाद प्रांतीय राज्यों का उदय देखा, फिर यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष देखा, और आज के डेट में हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप हुआ। आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो व्यापार था यूरोपीय कंपनियों का, वो क्या था? केप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक से केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल होते हुए भारत आया। जाहिर सी बात है ये सारा का सारा जो व्यापार था वो समुद्री व्यापार पे था, और इस पे वही नियंत्रण करेगा, वही एकाधिकार स्थापित करेगा जो नौसैनिक रूप से सक्षम होगा। जितनी भी यूरोपीय शक्तियां आईं उसमें से सबसे ज्यादा नौसैनिक रूप से सशक्त ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इस संघर्ष में ब्रिटिशर्स अंततः सफल हुए। हमने यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पे विधिवत चर्चा इस पे की हुई है। अब हम आपको आज के क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हस्तक्षेप का जो पहला केस होगा वो होगा बंगाल होगा। याद रखिएगा कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तीन ऐसे राज्य हैं जिनके ब्रिटिशर्स के साथ अगर आप संबंधों को विश्लेषित कर लेते हैं तो भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, बहुत हद तक आप उसे समझ लेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास, एकदम जुड़ जाइए और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए इसमें। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास, ये जो एकेडमी है वो टोटली सिविल सर्विसेज के लिए समर्पित है, और आप लोगों का जिस तरह से स्नेह मिलता है और मिल रहा है, विश्वास है निश्चित रूप से यह जेनिथ पे जाएगी। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग लाएंगे और किसी न किसी कार्यक्रम में आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे, और एक ही विषय के कई एक्सपर्ट को भी यहाँ पे जोड़ेंगे, तो आपके पास फुल फ्रीडम रहेगा, नॉलेज की स्वतंत्रता रहेगी कि आप पढ़िए, बस परफॉर्मेंस करिए, है ना। तो आइए देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास। आज के इस टॉपिक में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पढ़ाने जो हमारा लेसन प्लान है वो समथिंग डिफरेंट है ना। और इसीलिए कभी कभी आप लोगों को लगता है कि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। एकदम फ्यूज नहीं होंगे, ना फ्यूज होंगे ना कंफ्यूज होंगे, बशर्ते इस डायमेंशंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल होंगे। तो बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास को हम किन नजरिए से देखते हैं, किन किन एंगल से देखने का प्रयास करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी कंपनियों के बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो प्रतिष्ठान थे उनकी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे, और आपसे पूछेंगे भी। टिक टिक वाला गेम अभी शुरू होगा, आप अपने जो उंगलियां हैं उसको सीधी कर लीजिए लिखने के लिए फटाफट। 35 सेकंड में, 35 सेकंड्स में इंटरैक्टिव क्लास है, आपके लिए भी है, वन साइडेड डिलीवर्ड नहीं है ये, है ना। दूसरी चीज, हम उन फरमानों की चर्चा करेंगे जिसने बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास में योगदान दिया। कुछ फरमानों की चर्चा करेंगे, यहां से भी सवाल उठेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बंगाल में हस्तक्षेप किया इन्होंने। याद रखिएगा, खास करके नए विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उनको हम विशेष रूप से बता दें कि जब वे सामान्यतः पढ़ते हैं तो एक ही साथ बंगाल में मुर्शिद कुली खान से लेकर के वो एकदम नजमुद्दौला तक पढ़ते हैं। सामान्य किताबों का लेसन प्लान यही है, लेकिन हमने आपको अली वर्दी खान तक पहले बता दिया है जब तक कि ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप नहीं था। आज हम अली वर्दी खान तक के शासकों का नाम भले ही ले लें, लेकिन हमारी आज की परिचर्चा का जो मुख्य केंद्र होगा वो सिराजुद्दौला से शुरू होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला के समय से ही ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप शुरू होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर एंड इट शुड बी क्वाइट क्लियर बिकॉज द लेसन प्लान इज लिटिल बिट डिफरेंट एज यूजुअल यू रीड, राइट। जैसा कि आप पढ़ते हैं उसकी तुलना में लेसन प्लान मेरा अलग है, और मैं फिर भी कहता हूं
कि सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम करो। बहुत सारे विकल्पों को बंद करके आप इस पे विश्वास करिए, निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो बंगाल में हस्तक्षेप कैसा हुआ बंगाल की राजनीति में, हम इसको देखेंगे। और फिर इस हस्तक्षेप के बाद परिणाम क्या हुआ, कैसे द्वैध शासन आया डायरकी तक, आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपकी बात शुरुआत होती है। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपसे ही शुरुआत करता हूं, और आपसे उम्मीद इसलिए करता हूं क्योंकि हमने इस बात को पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग फटाफट पहले प्रश्न का जवाब देंगे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ जो स्थल थे, प्रतिष्ठान थे, उनकी आप चर्चा करें। याद रखें उस समय तक बंगाल का मतलब क्या था, बंगाल बिहार उड़ीसा, यानी पश्चिम बंगाल प्लस आधुनिक बांग्लादेश प्लस बिहार प्लस उड़ीसा का क्षेत्र, ये समस्त क्षेत्र मिलकर के थे। तो आइए शुरू करते हैं। 35 सेकंड आपका वेट करते हैं, देखते हैं आप कितने प्रतिष्ठानों का नाम बनाते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आप लोग लिख के दें। पैंतीस सेकंड कई बार बहुत कम होते हैं, लेकिन आप कितने अटेंटिव हैं इससे पता भी चल जाता है। तो आइए आपको बताएं कुछ प्रसिद्ध जो संस्थान थे। हुगली याद आया, 1651 में ब्रिजमैन ने बनाया। कासिम बाजार याद होगा। मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, अगर आप बिहार को भी लेते हैं तो पटना, ये सारे ऐसे थे। कोलकाता का तो नाम ही नहीं लिया गया। सूतानाती, गोविंदपुर, है ना, कोलकाता, इसको मिला करके इनके व्यापारिक कुछ प्रतिष्ठान थे ब्रिटिशर्स के, जिसकी हमने आपको याद दिलाया। याद रखिएगा कि बंगाल जो प्रांत था वो मुगल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, है ना। और बंगाल की लोकेशन को याद रखिए। बंगाल जैसे ही आप जीत लेंगे, बंगाल बिहार उड़ीसा, तो आपका जो संबंध हो जाएगा अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और जब बंगाल बिहार उड़ीसा और अवध को आप कवर अप कर लेंगे, तो जो हार्टलैंड ऑफ द नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स है, जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, उस पर आप अधिकार कर लेंगे और निश्चित रूप से उत्तर भारत में साम्राज्य बनाने की स्थिति में आप हो जाएंगे। वैसे भी भारतीय राजनीति को अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में ही बड़े साम्राज्य बने हैं। इसीलिए आपसे सवाल पूछा हुआ है ये मेंस में। यहाँ हम मेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट टॉक की बात कर रहे हैं वो मेंस में भी हेल्पफुल होगा, ये मेरा दावा है। ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, ऑप्शनल स्तर तक पूछे गए हैं कि डुप्ले ने दक्षिण भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की चाबी खोजी और वो असफल रहा, और क्लाइव ने बंग वो सफल रहा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो बंगाल का ये वो था। अब आइए हम कुछ फरमानों की चर्चा करते हैं। एक बार फिर से आपको ये रिमार्क दिलाना, याद दिलाना आपको चाहते हैं, वो ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, अपने प्रारंभिक दौर में फरमानों की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत रिमार्केबल बात समझने की जरूरत है। हमने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद सारी बातें बताई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये पहलू है, याद रखने की जरूरत है। जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आईं तो वो स्थानीय शासकों और मुगल शासकों से, स्थानीय शासक या जो मुगल शासक थे या दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनसे वो सदैव इस बात का प्रयास करती थीं कि उन्हें व्यापार करने के लिए अनुकूल दशाएं दे दी जाएं। क्यों? क्योंकि स्थानीय जो व्यापार होता था वो यूरोपीय व्यापार में उसकी बहुत जबरदस्त डिमांड थी, और उसका जो लाभ उनको मिलता था वो कई गुना तक मिलता था। इस व्यापार में वो यूरोप से सोना चांदी ले आती थी। यानी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक
मोटी मोटा कहना चाहो तो प्लासी के युद्ध के पहले तक यूरोपीय कंपनियों के साथ जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, क्योंकि यहाँ व्यापार तो सभी लोग करना चाहेंगे। और यही वजह है कि स्थानीय शासक न पसंद करने के बावजूद भी इन कंपनियों को सुविधाएं देते थे। उनको लगता था कि व्यापार वाणिज्य अंततः उसके फायदेमंद में होगा। यहीं पे हमें सूक्ष्मता से इस बात को देख लेना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिसमें ये जो व्यापारिक लाभ था वो बदल गया और जो व्यापार था वो उपनिवेश में परिवर्तित हुआ। और उपनिवेश एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी राष्ट्र के संसाधन का प्रयोग दूसरे राष्ट्र के लोग करते हैं। और वास्तव में भारतीय संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत के संसाधनों का प्रयोग यूरोपीय कंपनियों ने किया और विशेष करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। राइट। तो पहले उपनिवेश की प्रकृति को देखेंगे और फिर जब इसके विकास के लिए राजनीतिक ढांचे का विकास किया जाएगा तो वहीं से साम्राज्यवाद का विकास होगा। इसलिए इन चीजों को जानने की जरूरत है। तो आइए हम कुछ फरमान जो कि बंगाल राज्य के में व्यापार से संबंधित थे उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहला जो फरमान आया वो आया 1651 में शाह शुजा का फरमान था। एकदम समझने की जरूरत है। बंगाल के संबंध में था और यह कहा गया कि अगर आप 3000 रुपये प्रति वर्ष जमा कर देते हैं तो आपको मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार करने की छूट होगी। बहुत लड़के नहीं समझ पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर रहा हूं कि इसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। मालूम हुआ कि अगर आपको किसी को अनुकूल माहौल प्रदान करना है, किसी को प्रमोट करना है, तो बेहतर विकल्प हो सकता था कि आप उसके कुछ टैक्स माफ कर दीजिए या 2-4 साल के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन यह व्यवस्था बड़ी पेनफुल था। इसको समझने का प्रयास करिए व्यवहारिक भाषा में। वास्तव में होता क्या था, व्यापार शुल्क लगाते थे वहां के राज्य। यह कह दिया गया कि अगर आप 3000 रुपये एक बार दे देते हैं तो आप फिर जितना भी व्यापार करें आपको करमुक्त व्यापार करने की छूट होगी। अब सवाल इस बात का है कि यह व्यापार कैसे किया जाएगा, तो आपको बताता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार नवाब के खाते में 3000 रुपये का चेक दे देती थी या 3000 रुपये अदा कर देती थी। इसके बाद अपने व्यापार के लिए वो दस्तक जारी करती थी। याद रखिएगा, बंगाल की राजनीति में तूफान लाने का काम दस्तक भी करेगा। दस्तक क्या होता था, व्यवहारिक भाषा में आप ये कहें तो आप ये कह सकते हैं कि पास था, है ना, टोल फ्री पास था। यानी कि अगर कोई व्यापार वाणिज्य है, अगर आप चुंगी ली जाती है कहीं पे, तो आपको उस पास को दिखाने की जरूरत है जिसमें यह सर्टिफाई किया जाता था कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कि यह व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार किया जाएगा वो टैक्स फ्री होगा, इसलिए उस पर शुल्क नहीं लगेगा। ये तो व्यवस्था हुई। आगे आप देखोगे कि इस व्यवस्था में काफी तूफान मचेगा, आगे हम बात करेंगे। आपको बताऊं कि इसी तरह का एक फरमान रहा 1672 का, 1672 का शाइस्ता खां का रहा है। और आपको बताऊं कि शाइस्ता खां ने भी 3000 रुपये के बदले इसी तरह के अधिकारों की पुष्टि की थी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन एक बात और भी बता दूं, शाइस्ता खान ईस्ट इंडिया कंपनी के को मानता था कि यह नीच लोगों की, धूर्त लोगों की, बेईमान लोगों की कंपनी है। फिर भी उसने इस फरमान को दिया, तो इसका मतलब है कि उसको कहीं न कहीं ये लगता था कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो अल्टीमेटली उसके लिए फायदेमंद है। एक फरमान की बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, औरंगजेब के समय का। औरंगजेब के समय का एक फरमान आपको बताऊं। औरंगजेब ने ये फरमान दिया कि अगर 2.5% चुंगी, ये चुंगी क्या जजिया था,
अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग 2.5% दे दें तो 1680 के आसपास का ये फरमान था कि उनको परेशान न किया जाए। 1680 में ये फरमान आया था, 1680 में, राइट। ये वो फरमान थे जिन्होंने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विकास को कहीं न कहीं प्रमोट किया। लेकिन इन सारे फरमानों में सबसे जो महत्वपूर्ण फरमान रहा वो फरमान था फारूक सियर के समय का। आप जानते हैं फारूक सियर का 1717 का फरमान, फारूक सियर का जो फरमान था वो था 1717 का फरमान था। और इस फरमान को जारी कराने में कुछ लोगों का नाम था। एक तो डॉक्टर हैमिल्टन का नाम था, है ना, डॉक्टर हैमिल्टन का नाम था, नारिस का नाम था और सुरमैन का था। सुरमैन और नारिस, ये 3 लोगों का था। और इस फरमान में कहा गया कि अगर 3000 रुपये का शुल्क अदा कर दें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की छूट रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यह फरमान आगे चल करके चलता रहा, आगे भी चलता रहा, यानी अगले 50-60 सालों तक यह बंगाल की राजनीति में प्रभावी रहा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रटने में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सब में 3000 रुपये बराबर है, वार्षिक देना है। अनुबंध या फरमान की प्रकृति एक जैसी है। बस याद कर लेना है कि सबसे पहले शाह शुजा है, शाइस्ता खान है, औरंगजेब का बीच में है और फिर लास्ट में फारूक सियर का है। नाम भर जानते रहे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि फरमानों की प्रकृति एक जैसी रही है। आइए एक दूसरे परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं। वास्तव में अब आइए बंगाल की राजनीति की बात करते हैं। जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है, जरा उनको 35 सेकंड हम दे देते हैं कि जरा वो बंगाल के नवाबों का क्रम लिख दें। 35 सेकंड का समय उनके सामने है, स्क्रीन के सामने से भी मैं हटता हूं तो देखें कितनी कंटिन्यूटी है आपके अध्ययन में, वो मैं देखना चाहता हूं। तो 35 सेकंड में घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई हमारे सामने है, तो 35 सेकंड में आप इनका नाम दें। और इन नवाबों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दें। तो जो बंगाल के नवाब आपको 18वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं, और आपको बताऊं कि जो लोग क्लास के इस प्रश्न को, त्वरित प्रश्न को जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। जो परीक्षा के दबाव हैं उनको वो करने में सफल हैं, राइट। तो फिलहाल जो नए लोग हैं उनको भी आपको बताऊं, इनकी चर्चा हमने किया हुआ है। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 हम मानते हैं, क्योंकि 1717 में ही उसको दीवानी और फौजदारी दोनों मिला। मुर्शीद कुली खान के बाद आपको मिलेगा सुजाउद्दीन, 1717 से लेकर के 27 से लेकर के 39 तक सुजाउद्दीन रहा। और सुजाउद्दीन के बाद रहा सरफराज खान। सरफराज खान रहा 1739 से 1740, घेरिया के युद्ध में ये मारा गया। और उसके बाद अली वर्दी खान हुआ 1740 से 1756 तक। याद रखना, ये स्किप नहीं कर रहा हूँ, खास करके जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं, इस पे प्रांतीय राज्यों के उदय पे इनके बारे में हमने चर्चा पर्याप्त की हुई है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग जरूर देख लेंगे, 1717 से लेकर के 1727 तक। याद रखिएगा कि अली वर्दी खान के समय तक ब्रिटिश राजनीति में मुगल बंगाल की राजनीति में ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप नहीं करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे।
है ना। और आपको बताऊं कि जब 1717 का फरमान दिया गया था तो उस समय मुर्शीद कुली खान उस फरमान से बहुत संतुष्ट नहीं था। उसको लगता था कि ये विवाद का जड़ होगा, है ना। लेकिन अली वर्दी खान तक आते आते ये अप्रोच हो गया। अली वर्दी खान का एक बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट रहा है कि ब्रिटिशर्स मधुमक्खियों की तरह से हैं, यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो हमें काट खाएंगे, अन्यथा वो शहद देंगे। इस तरह की बात आपको मिलता है कमेंट्स में। लेकिन अली वर्दी खान का मूल्यांकन गलत था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वो कीड़े थे जो कि हर हाल में काटने के लिए तैयार थे। खास करके ऐसी स्थिति में जब दक्कन के युद्धों में उन्होंने इस बात को देखा था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। राइट। तो यहां आपको कर्नाटक युद्धों की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। हमने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हम अलग अलग करके कोरिलेट करते हैं, इसलिए आपका दिमाग 18वीं शताब्दी के पॉलिटिक्स को समझने के लिए बड़ा शार्प होना चाहिए, है ना। तो ये टेस्ट ऑफ शार्पनेस ऑफ माइंड भी है। तो आइए हम बात करते हैं अली वर्दी खान के बाद क्या हुआ। वास्तव में अली वर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। अली वर्दी खान की 3 पुत्रियों के नाम मिलते हैं और तीनों जो थीं जरा देख लीजिए यहाँ पे। एक तो ढाका के नवाब से शादी हुई थी, एक हुई थी पूर्णिया के नवाब से और एक हुई थी पटना के नवाब से। 3 लड़कियां थीं। आपको बताऊं, दुर्भाग्यवश कह लीजिए कि तीनों की मृत्यु हो चुकी थी, तीनों दामादों की मृत्यु हो चुकी थी। और ढाका में अब जो सक्रिय थी वो थी घसीटी बेगम थी, और घसीटी बेगम का समर्थन राज वल्लभ कर रहा था, ये दीवान था। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनके नवाब का जो लड़का था वो शौकत जंग था, और पटना के नवाब का जो था वो सिराजुद्दौला था। जाहिर सी बात है कि ये जो थे दोनों भी सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धी थे, और सबसे बड़ा जो प्रतिस्पर्धी थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। यानी बंगाल के नवाब के लिए जो सत्ता संघर्ष थे उसमें 3 बड़े महारथी थे, है ना। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। वास्तव में एक युद्ध हुआ, मनिहारी का युद्ध। और बेटा ऐसे युद्धों को जब हम वैसे पूछ लें तो कहो हमारे दिमाग से तो नहीं स्लिप होना चाहिए, लेकिन जब घेरिया का युद्ध, मनिहारी का युद्ध, इस तरह के कम चर्चित युद्धों की जब चर्चा करेंगे और उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी तो आप मिस कर सकते हैं, इसलिए ऐसे युद्धों पे फोकस करने की जरूरत है। मनिहारी का जो युद्ध हुआ उसमें सिराजुद्दौला ने पराजित किया, सिराजुद्दौला जीता, और वर्सेज हुआ था ये शौकत जंग, यानी पहला विकेट गिरा और एक प्रतिस्पर्धी गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने कूटनीतिक रूप से घसीटी बेगम को, थी तो मौसी ही, अपने पक्ष में कर लिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर सत्ता के पहले दौर में जो संघर्ष था, जो अवसर तलाश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो अवसर नहीं मिला। लेकिन जल्द ही एक दूसरा अवसर आया, और वो अवसर था क्या? सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वार। हमने आपको ये बात चर्चा किया था, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ। कहाँ पे? यूरोप में हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्या कहते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी थी आपस में संघर्षरत हो गई, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में हुई। परिणाम क्या हुआ? इस सप्तवर्षीय युद्ध की घोषणा के पश्चात भारत, बंगाल में हम अपने आप को कंसंट्रेट करें, इसीलिए एक एक फोल्डर को हमने उठाया है कि जिस फोल्डर को उठाएं उस फोल्डर को एकदम विधिवत उठा करके पढ़ ले जाएं, है ना। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस लेक्चर को सुनिए, इस लेक्चर के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो केवल एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं सप्तवर्षीय युद्ध का जो कारण था, सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात जो क्या हुआ कि बंगाल में
बंगाल में ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे ये दोनों दुर्गीकरण करने लगे। नोट कर लीजिएगा इस बात को, जब भी आपसे प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि पूछेगी तो प्लासी के युद्ध का जो कारण माना जाता है वो बेसिकली यहीं से माना जाता है। दोनों दुर्गीकरण करना शुरू कर दिए और किसी संप्रभु राज्य में कोई बाहर से आई हुई कंपनी है ना, आपके खेत की मेड़ पे कोई 2 कुदाल चला दे तो आप लाठी लेकर के पहुंच जाते हैं कि मेरे कुदाल को क्यों, मेरे मेड़ को क्यों हटा रहा है। तो ये तो फोर्टिफिकेशन का मामला था। सिर बंगाल के लिए संप्रभुता का ये मैटर हो सकता था, इसलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया कि यह आदेश दिया कि दोनों कंपनियां फोर्टिफिकेशन को बंद करें। फ्रांसीसी मान गए, ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो जाहिर सी बात है कि इसके पश्चात क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्टिफिकेशन नहीं रोका, ब्रिटिशों ने दुर्गीकरण किया, आदेश को जब नहीं माना, तो 2 घटनाएं हुई। इन घटनाओं को याद रखिएगा। 4 जून 1756 को कासिम बाजार और 15 जून 1756 को 15 जून 1756 को क्या हुआ कि 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर आक्रमण किया। और इस समय यहाँ का जो कंपनी का जो प्रबंधक था वो था विलियम ड्रेक था, गवर्नर कह सकते हैं। और वो भाग करके फुल्टा द्वीप में शरण लिया और कुल मिलाकर के सिराजुद्दौला को इसमें प्रारंभिक सफलता मिली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया और अलीनगर का प्रशासन मणिक चंद को दे दिया। जगत सेठ कहलाता था। आपको बताऊं, जगत सेठ नाम इतना फेमस था कि उसका व्यापार एक तो काफी विस्तृत स्तर पर था और उसका इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा था कि वो नवाबों को, अमीरों को भी क्या करता था, ऋण दिया करता था। राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या उसका स्टेटस था। फिलहाल इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक से थी। इसी समय एक घटना हुई, बड़ा चर्चा रहा है बंगाल की राजनीति में। उस घटना की चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, समीचीन है, इसलिए हम लोग चर्चा करें। एक घटना हुई ब्लैक होल की दुर्घटना, घटना कम दुर्घटना कहिए, दुर्घटना हुई और 20 जून 1756 को हुई। हुआ क्या था कि 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में 18 फीट गुणे 14 फीट में कैदी बना करके रख दिया गया था। इन्हीं अभियानों में से लोग थे, अंग्रेज थे 146। और सुबह क्या हुआ कि 123 लोगों की डेथ हो गई, मात्र 23 जिंदा बचे। जाहिर सी बात है, जून का समय है, बंगाल की ह्यूमिडिटी है, जाहिर वो क्या कहते हैं कि उमस से और घुटन से मर गए। और इनमें से बचने वालों में से एक था हालवेल था, जिसे गवर्नर भी बनाया गया। और ब्लैक होल की घटना का चर्चा इसी हॉलवेल ने अपनी राइटिंग में किया है। विचलित न होइए, बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि जब आप औपनिवेशिक साम्राज्य की घटनाओं को देखेंगे तो ऐसे न जाने कितने ब्लैक होल्स आपको दिखाई देंगे। हालांकि हम इस आधार पर कि अगला आदमी पशुता कर रहा है, अमानवीय हरकत कर रहा है, उसके आधार पर हम किसी अमानवीय हरकत का समर्थन नहीं करते। हमने केवल प्रसंग बस बात बता दी कि जिस ब्लैक होल को हालवेल ने इतना हाईलाइटेड किया, ऐसी ब्लैक होल की अनगिनत कहानियां, ना जाने कितनी कहानियां हैं। आपको बताऊं तो वो कहानियां मतलब सैकड़ों एपिसोड उस पर चलाए जा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने सिलेबस और यूपीएससी की क्लास ले रहे हैं, हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं पढ़ा रहे हैं, ना हमारी टीआरपी बढ़ाने की हमको इतनी जरूरत है ना। तो कहने का मतलब है कि हॉलवेल ने इसको कहा। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जो कि दिमाग में कौंधता है,
और ये प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या हालवेल का विवरण सही है या गलत। हम मान लेते हैं कि सही है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह, संदेह तो जरूर उठता है। और वो संदेह आपको बताता हूं। वास्तव में 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही जिंदादिल इतिहासकार हुआ करता था, गुलाम हुसैन। नाम हमने पहले भी लिया है, गुलाम हुसैन। और इसकी पुस्तक का नाम है सियारुल मुतखरीन। ये इसी समय की रचना है और आपको आश्चर्य होगा कि सियारुल मुतखरीन में इस घटना का उल्लेख नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति की रचना में अगर इस घटना का प्रयोग नहीं है, तो यह भी हो सकता है कि हॉलवेल ने इस बात को काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा हो। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। उधर अरकाट के घेरे से क्लाइव बहुत फेमस हो चुका था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में उसकी जो औकात थी, उसकी जो स्टेटस थी उस समय, वो क्या थी, मात्र लिपिक की थी। लेकिन उसे एक बार फिर विली वॉटसन के साथ बंगाल भेजा गया इन घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के लिए। और जैसे ही क्लाइव बंगाल में आया, आपसे यह सवाल पूछा है कि बंगाल में क्लाइव का आगमन किस रूप में हुआ था। निसंदेह आक्रांता के रूप में हुआ था। और आते ही आपको बताऊं, क्लाइव की निश्चित रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य को संस्थापित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों की जब नाम होगी तो क्लाइव का नाम लिया जाएगा। क्लाइव के संदर्भ में एक सकारात्मक बात आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं कि क्लाइव कोई साम्राज्य का आयोजक नहीं था। ही वॉज नॉट ए गुड वेरी प्लान नहीं लेकर के आया था, लेकिन उसमें सूक्ष्मतम संभावनाओं में अपना सर्वस्व झोंक दिया। ये आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड योर ओन एम्पायर। सूक्ष्मतम संभावनाओं से परेशान ना होइए कि अरे सर ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। डोंट वरी फॉर दैट। आपका दिमाग ये इसके लिए बना है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। आपको बातें समझ में आती हैं, तो 1% की भी अगर संभावना दिख रही है तो अपने आप की संपूर्ण क्षमता को उसमें झोंक दीजिए। फिलहाल क्लाइव जो था ऐसा ही था कि जब उसे कोई अवसर मिलता था तो अपनी संपूर्ण प्रतिभा, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सक्सेस एट एनी कास्ट, बाय हुक और बाय कुक, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ मोरलिटी, वेदर इट वाज मॉरल और इमोरल, इट वाज नॉट मैटर फॉर द क्लाइव। सक्सेस के लिए उसने सब कुछ किया, राइट। और आप जानते हैं कि समटाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरलिटी इट्स रिस्पेक्टिव, एक तरह से तुलनात्मक होता है। खैर उस पहलू पे हम नहीं जाएं, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। आक्रांता के रूप में आया और आते ही उसने पहले किया अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। जब वो आया तो क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई। यस, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। और 9 फरवरी को जो अलीनगर की संधि हुई वो सिराजुद्दौला के बीच में हुई। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई। संधि में एंड लगता है, क्लाइव, गलत स्पेलिंग है, सही कर लीजिए, क्लाइव के बीच में हुई। और इस संधि में क्या रखा गया, इस संधि में सबसे पहली बात यह हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार लौटा दिए गए। अब आप देखो, गलती तो सिराजुद्दौला की थी, है ना, डर गया होगा कहीं से, नहीं तो जब उसने पराजित किया था तो पहले लड़ना चाहिए था सीधी संधि में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम सारे आपके उसको मानेंगे, आप लोगों ने माना नहीं था इसलिए मेरी त्वरित प्रक्रिया थी, कोई बात नहीं। आगे उसने ये भी कह दिया कि सिक्का ढालने की अनुमति होगी, सिक्का ढालने की अनुमति होगी। कहा भाई चलो ठीक से फ्रेंडशिप करते हैं,
इसने ये भी कह दिया कि हम किसी और से, अन्य यूरोपीय से संधि भी नहीं रखेंगे, अन्य यूरोपीय से जो है समझौता नहीं करेंगे। जब इस तरह की संधि हो जाए तो आप क्या मानोगे? आप तो यही मानोगे, सिराजुद्दौला ने यह माना कि अब समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन क्लाइव को लगता था कि यह समस्या का समाधान नहीं है। वो किसी भी संधि पत्र को रद्दी कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं मानता था, और फिर यहीं से उसने सत्ता पर नियंत्रण का खेल शुरू किया, और इसके लिए उसने एक षड्यंत्र किया, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। और उस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला के दरबार के लोग थे, है ना, सिराजुद्दौला के दरबार के लोग थे। उसमें कौन कौन से लोग थे आपको बताऊं। पहला नाम तो मिलता है मीर जाफर का। ये उस समय इसका मुख्य सेनापति था। राय दुर्लभ सेनापति था। यार लुत्फ खान सेनापति था। कई सेनापति होते थे, 5 सेनापतियों के नाम मिलते हैं, 3 को उसने तोड़ लिया। चौथा नाम मिलता है जगत सेठ का था। 5वां नाम आपको बताऊं, इन 4 षड्यंत्रकारियों के साथ जो बिचौलिए का काम किया था वो ओमी चंद का था। और इस षड्यंत्र में शामिल हुए कौन? इन चारों के अलावा क्लाइव हुआ, और प्लस विली वॉटसन हुआ जो कि सेनापति के रूप में आया था। राइट। आपको बताऊं, मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लुत्फ खान, इनको तो ये कहा गया कि भाई चलो ठीक है, आपको प्रमुख पद दिए जाएंगे। जगत सेठ को ये दिया गया कि आपका जो व्यापार वाणिज्य है वो ब्रिटेन तक पहुंचेगा, लालच दिया गया। और ओमी चंद ने बिचौलिए का काम किया। उसको लगा कि सबको तो सब कुछ मिल रहा, मुझे क्या मिलेगा। इसने कहा कि मेरे भी हिस्से को बढ़ाया जाए, परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि भंडाफोड़ कर देंगे और मीर जाफर को बता देंगे, सिराजुद्दौला को बता देंगे। वॉटसन ने कहा कि जब सब लोग तैयार ही हैं तो बता दे ले दो। लेकिन क्लाइव ने एक यहाँ पे नया षड्यंत्र किया। इस पूरे संधि पत्र को 2 भागों में बंटवाया, एक व्हाइट पेपर पे लिखवाया, एक पिंक पे लिखवाया। व्हाइट पेपर पे पुरानी शर्तें थीं, और जो पिंक वाला पेपर था उस पे ओमी चंद की बातों को मान लिया गया, और उस पे उसने वॉटसन के भी फर्जी हस्ताक्षर किए। यानी काम अपना बनना चाहिए, चाहे नैतिकता के किसी भी स्तर पे जाना पड़े, उसमें कोई उसको वो नहीं था। और जब ये संधि हो गई तब आपको बताऊं कि ये सीधे आरोप लगाया गया सिराजुद्दौला पर कि ये लगाया गया आरोप कि अलीनगर की संधि का पालन नहीं किया जा रहा है। और फिर दोनों सेनाएं प्लासी के युद्ध में आई 23 जून 1757 को। कुछ रोचक बातें हैं, उसे जानने की जरूरत है। पहली बात तो हुगली के पास जो प्लासी स्थान है, प्लासी का जो मैदान है, कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा, प्लासी भागीरथी तट पर है। अगर आप लिख दे तो आप उत्तराखंड वाले भाग पे जाएंगे, निश्चित रूप से कोई भी चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, गंगा नदी पर प्लासी नामक स्थान पर जो मैदान था, प्लासी का गांव था, उस समय कहा जाता है, उस समय जो उस लोकल नाम था भागीरथी। तो कभी पूछे तो भागीरथी नदी तट पे था, उत्तराखंड नहीं जाइएगा, वो उसी प्लासी की बात कर रहा है। आपको बताऊं कि जो नवाब की जो इसकी सेना थी, जो क्लाइव की सेना थी, उसमें 950 यूरोपीय थे, 2100 भारतीय थे मान लो, 100 तोपची थे,
और 50 नाविक थे। नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, और जो नवाब की सेना थी, माना गया कि 50,000 के आसपास सेना रही होगी। एक रोचक बात बताऊं कि जब आमने सामने ये लोग आए तो क्लाइव का पसीना छूटने लगा। उसको लगा कि जो षड्यंत्र मैंने किया है, अगर वो षड्यंत्र हमारे साथ हो गया तब तो इतिहास के पन्ने से ही चला जाएगा। जब प्लासी को डिटेल में पढ़ रहा था एक जगह, तो बड़ा रोचक अंदाज में बताया कि कुछ नेचुरल काल के लिए क्लाइव जो है मैदान के बाहर 5 मिनट के लिए गया, और उसी के समय उस समय उसका जो सबॉर्डिनेट था क्लियोपैट्रिक ने फायर का आदेश दे दिया। और एक बार जब सेनाएं फायर पे आ गई तो फिर उसको रोका तो जा नहीं सकता था। षड्यंत्र काम कर गया। मीर मदन और मोहनलाल, करेक्ट 9 बजे ये शुरू हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कहीं लिख लीजिएगा, 9 बजे शुरू हुआ। मीर मदन और मोहनलाल मारे गए क्योंकि यही लड़ रहे थे। बाकी सब तो मोहनलाल, ये डेथ हो गई इनकी शुरुआती दिन में ही। और आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि देख रहा है सिराजुद्दौला की उसके जो क्या कहते हैं सेनापति हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बैठक बुलाता है और कहता क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको यहां से चले जाना चाहिए। और ये वहां से प्लासी के मैदान से ही भाग खड़ा हुआ। लेकिन बाद में एक नाम मिलता है मोहम्मद बेग, उसने सिराजुद्दौला को मार डाला, उसका सर कलम कर दिया। ऐसी चीजें वहां बहुत मिलेंगी। और फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि सर सिराजुद्दौला फरार हुआ और उसको जो है मोहम्मद बेग के द्वारा मार दिया गया, मोहम्मद बेग के द्वारा। और कुल मिलाकर के इस पूरी घटना को कहा गया कि इस तरह से बंगाल की पहली क्रांति समाप्त हुई। इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ बंगाल। इट शुड बी नोटेड हियर। भले हम लोग इस बात को कहते हैं कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द बंगाल, ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, लेकिन ये कोई क्रांति वांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि क्रांति एक ऐसी पॉजिटिव चीज होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे परिवर्तन दिखाई देता है। प्लासी के युद्ध के बाद ऐसा कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। एंड वट एवर द चेंजेस विच वर सीन इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बंगाल, दैट वॉज डिस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव, सो वी कॉन्ट से दैट इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। हम इस बात को रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते, राइट? तो ये प्लासी का युद्ध रहा। डेफिनेटली इट वॉज ए चीटिंग, इट वॉज ए मिसचीफ, एक धोखा था, इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी। कई एंगल से आपसे सवाल पूछा जाता है। एक तरह से नवाब के अधिकारियों और व्यापारियों के द्वारा बेच दिया गया नवाब को। फिलहाल आइए हम लोग बात करें कि प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में 18th सेंचुरी में याद रख लेना, कारण और परिणाम पे अधिकांश सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद घटनाओं पे सवाल पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। परिणाम क्या हुआ? नंबर 1, पहला परिणाम तो यह हुआ कि जो बंगाल का जो नवाब था, इसमें तो कोई संभावना बात ही नहीं है कि मीर जाफर नवाब बना। गधा था ये, मीर जाफर नवाब बना। और ये पपेट नवाब था, कठपुतली था। एक मजेदार सवाल आपका यहां इंतजार कर रहा है, याद रखिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों ने बंगाल की सत्ता को क्यों नहीं रख लिया अपने पास, तो आपको सीधा जवाब देना चाहिए कि सर वो अभी भी मुगल सम्राट से डरते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट प्रशासन ले लिया। फिलहाल पपेट नवाब मिला, जैसा कि अपेक्षित था। 24 परगने की जमींदारी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को।
प्लस पर्सनल गिफ्ट मिले, उसकी तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, पर्सनल गिफ्ट तो मिलेगा ही, पर्सनल गिफ्ट मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, याद रखना इस बात को कि यहीं से लूट शुरू हुई, बेशर्मी वाली लूट शुरू हुई, और यहीं से नवीन चंद्र सेन ने कहा कि यह काली रात थी, काली रात बंगाल के राजनीति के लिए यहीं से शुरू हुई आपकी। और फिर वो लूट इस लेवल पे हुई कि पहले पैसा व्यापार के लिए यूरोप से आता था, और अब यहीं से लूट करके यहीं से पैसा लगाया गया, और यहीं से ड्रेन थियरी शुरू हो जाएगी, धन की निकासी का सिद्धांत, जिसे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपको बताएंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन जब बताएंगे तो बताएंगे। श्योर हो गई बात? फिलहाल अगले चरण में अगर हम बात करें तो मीर जाफर का जो समय रहा वो 1756 से लेकर के 1760 का रहा। हमको लगता है कि इससे खराब समय किसी भी नवाब का नहीं रहा होगा। ये जितनी अपनी निष्ठा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साबित करना चाहता था, ब्रिटिशर्स इन्हें केवल ये समझते थे कि बस एक ऐसा कूप मिल गया है कि हाथ डालो और पैसा निकालो, और जब ये अप्रोच हो जाए तो आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि आपको हाथ डालना हो और पैसा मिल जाए तो आप कभी संतोष करेंगे? नहीं करेंगे। फिलहाल बंगाल की राजनीति में क्या हुआ, क्लाइव के चले जाने के बाद हॉलवेल हुआ, और हालवेल के बाद बंसीटार्ट अस्थायी गवर्नर हुआ, बंसीटार्ट अस्थायी गवर्नर हुआ। और इसी समय एक घटना हुई, उस घटना की तरफ आपको याद दिलाना चाहूंगा, और दो बातें यहां से निकलेंगी। बात यह हुआ कि सिराजुद्दौला के दरबारियों को पेमेंट नहीं मिला था 2-3 महीने से, और दरबारी जो है विरोध कर रहे थे कि मुझे पेमेंट कब मिलेगा। जब ये बात समकालीन इतिहासकार लिखते हैं तो मुझे इस बात पे संदेह होता है, और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर बंगाल के नवाब के पास इतना पैसा था जितना कि ब्रिटिशर्स कहते थे, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स इतना ले चुके थे कि अब बंगाल के नवाब के पास उतना विकल्प नहीं था। फिलहाल मीर जाफर का एक रिलेटिव था मीर कासिम, और मीर कासिम ने अपने व्यक्तिगत धन दिए और फिर जाकर के उनका विद्रोह दबाया गया या उनको संतुष्ट किया जा सका। लेकिन इससे बंसी टाल्ट की आंखें खुल गईं। बंसी टाल्ट को लगा कि अगर मीर कासिम के पास इतना पैसा है तो मीर कासिम तो बेहतर होगा कि अब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाए, और फिर बंगाल के सेकंड रिवॉल्यूशन की तैयारी हो गई, और मीर जाफर से कहा गया कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए। और मीर जाफर में इतना आत्मसम्मान नहीं था कि वो विरोध कर सके, वो तैयार हो गया कि ठीक है, हमको पेंशन दे दी जाए। और फिर मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम को बना दिया गया, नवाब बना दिया गया, राइट। और अब बना मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 तक। मीर कासिम 1760 से लेकर के 1763 तक। जैसा कि अपेक्षित था, मीर कासिम ने बहुत सारी सुविधाएं दी ब्रिटिशर्स को। मिदनापुर, चटगांव, 24 परगना पहले से था, इनकी जिम्मेदारी दे दी। सिलहट के साथ जो चूने का व्यापार था उसमें 50% की हिस्सेदारी दे दी। अधिकारियों को व्यक्तिगत सम्मान दे दिया गया, और यह कहा गया कि इट वॉज द सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ द बंगाल। लेकिन जैसा कि हमने प्रथम के बारे में कहा, फिर द्वितीय के बारे में कहूंगा कि रिवॉल्यूशन कुछ नहीं था। लेकिन गलती से, कहते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि गलत नंबर डायल कर दिया गया था। मीर कासिम वास्तव में अली वर्दी खान के बाद सबसे महत्वपूर्ण या सबसे योग्य नवाब निकला बंगाल का, और इसलिए मीर कासिम ने यह सोचा कि अगर बंगाल को मजबूत करना है तो हमें ब्रिटिशों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी और कुछ कड़े स्टेप लेने होंगे। और जरा आप सोचिए कि मीर कासिम का अप्रोच बंगाल को मजबूत कराना है, तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति से ब्रिटिशर्स की पट सकती थी? कतई नहीं पट सकती थी।
तो मतभेद तो होना ही है। आइए देखते हैं कि घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। इसने क्या किया, मीर कासिम ने, इसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल चेंज कर दिया। कहां से? फ्रॉम मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुंगेर बहुत छोटी जगह है। आप कहेंगे कि सर इसका क्या फायदा हुआ, मैं बताता हूं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल करने का पीछे सिर्फ इतना दृष्टिकोण था कि हम ब्रिटिशों के नियंत्रण से मुक्त रहेंगे, और यहीं से बात ब्रिटिशों को खटकने लग जाएगी। मेरी बिल्ली मुझे से मैं हूं। आइए आगे देखते हैं। इसने मुंगेर में क्या किया कि तोड़दार बंदूकों का कारखाना बनाया। बड़ा अच्छा लगा होगा, क्यों जी? डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा होगा। बंदूकों का कारखाना बनाया। आइए तीसरी बात देखते हैं। इसने एक नाम मिलता है जर्मन नाम मिलता है एक, वाल्टर रीनहार्ड। समरू के नाम से ये फेमस था, वाल्टर रीनहार्ड। इसको समरू को नियुक्त किया कि ये सैन्य प्रशिक्षण करेगा। क्या ब्रिटिशर्स खुश होंगे? उनको लगेगा कि यार बंगाल मजबूत होगा तो ये उन्हीं के लिए चुनौती होगा। वो तो बंगाल को कमजोर चाहते थे। आर्थिक के लिए इसने क्या किया कि 3/20 भाग उपकर लगाया। सरचार्ज, याद रखिएगा, कोई भी सरकार जब राजस्व बढ़ाना रहता है तो तात्कालिक रूप से सरचार्ज बढ़ाना चाहती है। सरचार्ज पुराने करों पे बढ़ाया जाता है। लोग पहले से परिचित रहते हैं, उसे कर आसानी से दे देते हैं। नया कर देना मुश्किल होता है, तो उपकर बढ़ाया। एक नाम आता है खिजरी जमा। खिजरी जमा एक कर था, बचत कर था, ये भी वसूला इसने। और इस प्रकार आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से बंगाल राज्य में एक बार फिर जीवन आने लगा। और बहुत जल्दी ही एक मुद्दे पर टकराव हुआ, और वो मुद्दा था दस्तक के दुरुपयोग पे। याद रखिएगा, बक्सर की पृष्ठभूमि बनने जा रही है। एक टकराव आएगा, और वो टकराव आएगा किस पे? मुद्दा जो आया, टकराव का जो मुद्दा आया, वो दस्तक का दुरुपयोग था। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि दस्तक के उपयोग पर प्रश्न चिन्ह नहीं था, प्रश्न चिन्ह था दस्तक के दुरुपयोग पर। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि भारतीय व्यापारियों के व्यापार पर भी वो मुहर लगा देते थे कि फॉर द ईस्ट इंडिया, और इसलिए कर जो था, नक्श जो बंगाल के नवाब थे उन पे जो कर था, उनका जो कर है वो क्या था, वो सीमित होने लगा था। बात हमारी समझ रहे हैं? मीर कासिम ने 2 बार ये कहा कि भाई बैठ करके इस समस्या का समाधान कर लें, लेकिन जिसको हरामखोरी की आदत पड़ जाती है उसको कहां समाधान करना था। फिर उसने एक स्टेप उठाया, और उसने ये स्टेप उठाया कि 1763 ईस्वी में उसने क्या किया कि जो शुल्क थे, जितने भी कर थे, बिक्री कर, उसको समाप्त कर दिया। कोई भी आदमी हमको ये बताए कि इस स्टेप को कोई गलत साबित करे या ब्रिटिशर्स विरोधी साबित करे तो मैं उसको बताऊं। क्या ये कदम ब्रिटिशर्स विरोधी था? एकदम नहीं था। ब्रिटिशर्स तब भी कर मुक्त व्यापार करते थे, अब भी कर मुक्त व्यापार करते। उनको क्या नुकसान था? नुकसान था तो हरामखोरी का नुकसान था। जो वो भारतीय व्यापारियों से अवैध वसूलते थे उसका नुकसान था। मीर कासिम को लगता था कि हम व्यापार कर हटा करके कोई और कर लगा लेंगे। राज्य के पास कई अप्रोच होते हैं, और आपको बताऊं कि जब 1763 में यह शुल्क हटाया गया तो फिर दबाव बनाया गया और कई छोटे छोटे युद्ध हुए। 1763 में मीरनपुर, उदयनारा, कटवा, ये सारे युद्ध लगातार हुए,
और वो प्रेशर बनाया गया मीर कासिम पर, और अंततः मीर कासिम को बंगाल छोड़ करके भाग जाना पड़ा अवध के नवाब के पास। और एक बार गधे की एक बार फिर से नवाब बनाया गया, और वो था 63 से लेकर के 1765 तक। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो 1763 से लेकर के 1765 तक कठपुतली तो था ही। अब मेन समस्या हो गया था मीर कासिम। मीर कासिम पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। और आपको बताऊं कि जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, वहां पर पहले से ही भगोड़ा सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये डर के मारे दिल्ली नहीं जा रहा था, और वहीं पर पहुंचा मीर कासिम, और एक गठबंधन बना। और इसी गठबंधन के परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि अगर आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या था, तो दस्तक का दुरुपयोग था। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ ये 3 लोग थे। ब्रिटिशर्स नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने, और यह युद्ध 18वीं शताब्दी के निर्णायक युद्धों में माना जाता था। इसमें ब्रिटिशर्स जीते और ये त्रिगुट संधि हार गई। कई नजरिए से पूछा जाता है, हमारे अपने दृष्टिकोण में और आपके भी दृष्टिकोण में होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के 2 महत्वपूर्ण युद्धों की अगर हम बात करें तो पहला युद्ध जो था वो था 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, और दूसरा जो युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय की पुष्टि कर दी। प्लासी जहां एक धोखा था, बक्सर का युद्ध शुद्ध युद्ध था। प्लासी के युद्ध में एक न केवल बंगाल का नवाब था, जबकि बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब के साथ साथ मुगल सम्राट भी था। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स इस बात से डरते थे कि कहीं मुगल सम्राट का हस्तक्षेप न हो जाए, और बक्सर के युद्ध के बाद वो डर भी समाप्त हो गया। राइट। और इस घटना के पश्चात 2 घटनाएं हुई, 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 12 इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। माय डियर स्टूडेंट्स, इस विश्लेषण का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को प्राप्त हो, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इट्स योर मॉरल ड्यूटी। इट वाज माइन मॉरल ड्यूटी टू एक्टिवेट या टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एंड इट्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड दिस प्रोग्राम। तो आपको बताऊं कि इसका संधि बंगाल की राजनीति से था। दूसरी भी संधि हुई, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इट वॉज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ अवध। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, तो हम चाहें तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में चर्चा अवध के संदर्भ में करें। हम यहां से हल्की फुल्की चर्चा कर दे रहे हैं। 1765 16 अगस्त, लेकिन पहले वाली से तो संबंध था ही, और पहला दूसरा एक दूसरे से रिलेटेड था। ये शाह आलम द्वितीय जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, वो शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में थी, और ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में थी। ब्रिटिशर्स के बीच में थी। अब आपको बताता हूं इस इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार
और उड़ीसा की दीवानी मिली। याद रखना, किसी प्रांत में दो अधिकार होते थे, एक दीवानी अधिकार जिसका मतलब था राजस्व वसूलना, और एक था आपका क्या कहते हैं कि निजामत का, जो प्रशासन से खर्चा होता था। तो दीवानी अधिकार मिले। यानी आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के पश्चात ब्रिटिशर्स एक क्षेत्रीय शक्ति बन गए। ब्रिटिशर्स बिकम ए रीजनल पावर, यह बात कहा जा सकता है। दूसरी चीज, इन्होंने अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर जिले जो हैं ले करके किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को दे दिए। बाकी तो बहुत सामान्य बातें रहती ही रहती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार वाणिज्य की अनुमति मिलेगी, सो एंड सो। मेन बात यही था, इतना श्योर। और एक बात ये थी कि इसके बदले वो 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। अब अवध के नवाब के साथ जो संधि की गई उसे सुन लीजिए। यहां सिर्फ अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र ले लिया गया, तो उसे बदले में बनारस का क्षेत्र दे दिया गया कि आपका अधिकार बनारस पे भी रहेगा। शुजाउद्दौला पे 50 लाख रुपए की वो लगाई गई कि आपको 50 लाख रुपए देना होगा कि वो इस तरह गठबंधनों का नेतृत्व ना करे। शुजाउद्दौला ने एक सहायक संधि भी की। सहायक संधि कहना उचित नहीं होगा, यह कहना उचित होगा कि रेजिडेंट रखना निश्चित किया, अवध में व्यापार वाणिज्य की भूमिका दी, और यहीं से ब्रिटिशर्स और अवध के बीच एक कॉम्बिनेशन ऐसा डेवलप हुआ जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विकास में अंत तक चला, 1856 तक। 1765 से लेकर के 1856 तक अवध के नवाब ब्रिटिशों के समर्थक बने रहे। तो अवध के राज्य में विस्तार को हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, यहां हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल 1765 में उस गधे की मृत्यु हो गई मीर जाफर की, और मीर जाफर के पश्चात जो बंगाल का नवाब बना वो बना नजबुद्दौला। नजबुद्दौला बना 1765 में, और इससे ब्रिटिशर्स ने अलग से संधि की 1765 में ही। और 1765 में नजबुद्दौला से जो संधि हुई तो उसकी फौजदारों की संख्या सीमित कर दी गई और निजामत का अधिकार ले लिया गया। और इस निजामत के अधिकार के बदले उसे 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया गया। अब याद रखो कि बंगाल से 53 लाख रुपए इनको और 26 लाख उनको, यानी 79 लाख रुपए देने के बाद सही मामलों में अब बंगाल का प्रशासन ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। 79 लाख रुपए उस जमाने में दे रहे थे, इसका मतलब है कि करोड़ों का राजस्व आता रहा होगा। लेकिन एक बात फिर यहां अलर्ट हो जाइए, जब 1765 में दीवानी और निजामत अधिकार प्राप्त कर चुके, तब तक क्लाइव वापस आ चुका था गवर्नर के रूप में। इस पे जो साइन था वो क्लाइव का था। तो भी ब्रिटिशों ने प्रत्यक्ष शासन नहीं लिया बंगाल का। अब क्या कारण हो गया? अब तो मुगलों से भी नहीं डर था। तो यहां पर एक प्रश्न फिर बनता है कि 1765 में या बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों ने बंगाल का प्रशासन स्पष्टतः क्यों नहीं लिया? तो उसके पीछे सिंपल सा कारण यह था कि अभी वो मुगल नहीं, अब वो ब्रिटिश सम्राट से डरते थे, क्योंकि ब्रिटिशों को लगता, ब्रिटिशर्स
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा गया था, प्रशासन करने के लिए नहीं भेजा गया था। इसलिए क्लाइव ने एक बीच का रास्ता निकाला और उसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, दायर की, और द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक चला। आपको बताऊं कि खुद ब्रिटिश अधिकारी मानते हैं कि इससे अधिक भ्रष्ट शासन तो कहीं हुआ ही नहीं। इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया गया, क्लाइव ने सिस्टम चलाया कि जितना प्रशासन का उत्तरदायित्व है सब नवाब के अधिकारियों पे डाल दो और अधिकार अपने पास रख लो। कैसे किया जाएगा? जैसे दीवानी का उदाहरण बताता हूं, सेम निजामत में भी था। जैसे दीवानी कलेक्ट करने के लिए, राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया। बंगाल में रजा खान, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये राजस्व वसूलते थे और कंपनी पैसा ले लेती थी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे और राइट किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इसीलिए द्वैध शासन को कहा जाता है कि यह उत्तरदायित्व के बिना अधिकार और अधिकार के बिना उत्तरदायित्व था। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अधिकार के बिना उत्तरदायित्व किसका? नवाब के अधिकारियों का। और जब उत्तरदायित्व और अधिकार निर्धारित नहीं होगा या इस प्रकार होगा तो भ्रष्टता तो रहेगी। के.एम. पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा, पर्सिबल स्पीयर ने कहा कि एकदम लूट रही है 1765 से 72 का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो द्वैध शासन था वो बेहद असफल रहा। इसकी जो विचार था कर्टिस ने दिया था, कर्टिस ने, और क्लाइव ने लागू किया था। आपको बताऊं कि 1769 में वॉरेस्ट के समय से इस द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। पहला कदम उठाया गया जब जिले स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई, सुपरवाइजरों की, 1769 में। और 1772 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या किया गया? पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, जब इसे प्रत्यक्ष शासन में लिया गया। और आप जानते हैं कि 1773 से फिर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, संसद ने प्रशासन करना शुरू कर दिया। राइट? तो हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल में इस प्रशासनिक या जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको आप लोगों ने बेहतर से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए, अधिक से अधिक छात्रों को इससे जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू।